वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं सियाराम आपका स्वागत करता हूं फॉर्मूलेटर के इस धमाकेदार मंच पर। तो आज हम कुछ इंटरेस्टिंग फैक्टर्स के बारे में बात करने वाले हैं। प्रीवियस क्लास में एक लंबा चौड़ा कैलकुलेशन हम लोगों ने देखा था, ठीक है ना। अब उस कैलकुलेशन के निचोड़ के बारे में आज हम लोग बात करेंगे और ट्रांसमिशन लाइन के कुछ ऐसे फैक्ट जो बड़े ही इंटरेस्टिंग है उनके बारे में आज आप लोगों को पता लगने वाला है। ओके, तो मैं कुछ पहले प्रीवियस क्लास की बात कर लेता हूं कि सर हमने प्रीवियस क्लास में क्या क्या पढ़ा था। देखो बेटा, प्रीवियस क्लास में ना हम लोगों ने एक तो वोल्टेज निकाला, एक करंट निकाला। वोल्टेज और करंट की दोनों इक्वेशंस को हम लोगों ने कैलकुलेट किया था। पहली बात तो ये है कि अगर आप लोग ध्यान से देखो तो आपको एक बात समझ में आई होगी कि वोल्टेज और करंट की दोनों इक्वेशन जो थी वो कैसी थी, साइनोसॉइडल थी। सर साइनोसॉइडल कैसे थी, कैसे थी? अरे बेटा कैसे थी कि सर वोल्टेज की जो इक्वेशन मिली थी वो कुछ ऐसी थी कि V ऑफ R के साथ में क्या आना है, कोस आना है। ओके, और आपका दूसरा क्या था, Z0 I ऑफ R, उसके साथ में क्या आना है, साइन आना है। आना ही नहीं आना है, मतलब एक कोस का फॉर्म एक साइन का फॉर्म, मतलब कोसाइन वेव फॉर्म है। मतलब वेव फॉर्म कैसे चल रही है वोल्टेज की, इस तरीके से। समझ में आई कहानी कैसे चल रही है, इस तरीके से चल रही है। अरे बिल्कुल क्लियर है कि नहीं है, सही बात है ना। इसी तरीके से चल रही थी आपकी वेव की फॉर्म। इसी तरीके से अगर आप करंट की वेव फॉर्म को देखोगे तो वहां पे भी आप लोगों के दो टर्म्स बन रही थी, एक कोस की बन रही थी, एक साइन की बन रही थी। करंट के साथ में साइन आ रहा था, कोस आ रहा था। अगर मैं लिखूंगा I ऑफ R तो यहाँ पे साइन था, और दूसरा अगर मैं लिखूंगा VR अपॉन Z0 तो यहाँ पे क्या था, साइन था, ठीक है ना। यहाँ पे क्या था, कोस था, यहाँ पे क्या था, साइन था। बताओ था या नहीं था? बिल्कुल। तो क्या टर्म जो बन रही थी वो कोसाइन के टर्म में बन रही थी, मतलब करंट जो एक जगह से दूसरी जगह जाएगा वो साइनोसॉइडल वेव फॉर्म में जाएगा। वोल्टेज जो एक जगह से दूसरी जगह जाएगा वो भी साइनोसॉइडल के फॉर्म में ही आपका आगे की तरफ क्या करने वाला है, ट्रेवल करने वाला है। क्या यहां तक आप लोगों के क्लियर था या नहीं था? बिल्कुल सही बात है ना। अरे बिल्कुल क्लियर है। ओके, अब मैं थोड़ा सा और अंदर की बातें करता हूं और उन अंदर की बातों को हम लोग थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करते हैं। ओके, और उन अंदर की बातों को थोड़ा अच्छे से जानने की कोशिश करते हैं। देखो बेटा ध्यान से समझो, हमारे पास में दो टर्म्स बनी थी। अब समझना, जब हम लोगों ने पूरी कैलकुलेशन की तो हमारे पास में दो नए फैक्टर हम लोगों को देखने को मिले थे। कौन कौन सा? सर एक तो मिला था हम लोगों में गामा, जिसका फॉर्म क्या था, अंडर रूट ऑफ Z इंटू वाई। क्या था, अंडर रूट ऑफ Z इंटू वाई। अब इसको पहले प्यार से और थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। ये चीजें ही वो है जो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से रिलेट कराएगी एक ट्रांसमिशन लाइन को। अब समझो, Z क्या था, सर पर यूनिट इंपीडेंस था। Y क्या था, सर पर यूनिट एडमिटेंस था। पर यूनिट का मतलब है कि एक स्मॉल, एक पर यूनिट लेंथ, एक मीटर की लंबाई के लिए इसका क्या था, इंपीडेंस, और 1 मीटर की लंबाई का क्या था, एडमिटेंस था। पर यूनिट इंपीडेंस और एडमिटेंस था। मैंने बोला कि भाई चलो मान लो मेरी ट्रांसमिशन लाइन जो है ना वो 100 किलोमीटर लंबी है। कितनी है, 100 किलोमीटर लंबी है। अब मैंने बोला कि अगर मान लो पर यूनिट का इतना है तो 100 किलोमीटर का कितना होगा, 100 किलोमीटर से मल्टीप्लाई कर दूंगा। सही बात है कि नहीं है? टोटल इंपीडेंस आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बिल्कुल सही बात है। मतलब सर अगर मान लो मैंने बोला कि इफ द लेंथ ऑफ लाइन इज, अगर मैंने मान लिया कि मान लो कैपिटल L है, मैंने माना कि मेरे लाइन की लंबाई कितनी है, कैपिटल L है, तो मेरा इंपीडेंस कितना हो जाएगा सर, Z ऑफ इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा बेटा, पर यूनिट इंपीडेंस मल्टीप्लाई विद लंबाई। मेरा एडमिटेंस कितना हो जाएगा, इक्विवेलेंट, तो आई कैन से कि पर यूनिट एडमिटेंस मल्टीप्लाई विद लंबाई, ये आपका टोटल एडमिटेंस हो जाएगा, ये आपका टोटल इंपीडेंस हो जाएगा। बताओ अगर पूरी लंबाई के लिए बात करो और इनकी वैल्यू को उठा के अगर मैं यहां डाल दूं तो मैं क्या ये ऐसा बोल सकता हूं कि मेरा गामा जो होगा ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ टोटल लंबाई के लिए Z इक्विवेलेंट, Y इक्विवेलेंट और गामा भी इक्विवेलेंट में बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल। जब आप इसकी वैल्यू पुट करोगे तो ये आपको मिल रहा है अंडर रूट ऑफ Z इंटू L और ये आपको मिल रहा है Y इंटू L। अगर बाहर निकालोगे तो ये L स्क्वायर बन गया, L बाहर आ जाएगा, ये बन जाएगा Z इंटू वाई, और Z इंटू वाई तो ये था जिसको मैंने बोला था क्या, गामा। मतलब आपका नया गामा लंबाई से मल्टीप्लाई होके आपको मिल चुका है, L इंटू गामा मिल चुका है। अरे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? इसका मतलब क्या है, प्यार से समझने की कोशिश करना। देखो गामा जो होता है ये कहलाता है प्रोपोगेशन कांस्टेंट। अब प्रोपोगेशन का मतलब समझते हो क्या? अरे प्रोपोगेशन का मतलब समझते हो? प्रोपोगेशन का मतलब होता है वेव का प्रोपोगेट करना।
प्रोपोगेट करने का मतलब होता है कि किसी मीडियम में से एक जगह से दूसरी जगह वेव का जाना क्या कहलाता है? वेव का प्रोपोगेशन कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? वेव का प्रोपोगेशन कहलाता है। अगर वेव एक जगह से निकल के कहां जा रही है? दूसरी जगह जा रही है, तो उसको बोलते हैं वेव का प्रोपोगेशन करना। अब देखो, अगर मान लो मेरी वेव यहां है, अब यहां से उसने चलना शुरू किया, यूं जा रही है मेरी वेव, तो यूं 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 आगे चलती जाएगी। क्या आगे जब वो चलती जाएगी तो क्या वेव के फॉर्म में या उसके प्रोपोगेशन कांस्टेंट में क्या कोई चेंज आएगा क्या? तो यही मैंने यहां पे प्रूफ किया है कि अगर मैं एक छोटे से टुकड़े की बात कर रहा था तो मेरा वेव का प्रोपोगेशन कांस्टेंट इतना था, लेकिन जैसे ही मैंने चलना शुरू किया, मान लो मैं एल लंबाई के लिए चला, तो वेव का प्रोपोगेशन भी लंबाई के अकॉर्डिंग क्या हो गया? चेंज हो गया। देखो नया गामा कितना आ गया है? एल इंटू गामा आ गया है। क्या चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल चेंज हो रहा है। मतलब मैं एक बात क्या बोल सकता हूं कि प्रोपोगेशन कांस्टेंट जो होता है वो लंबाई के अकॉर्डिंग की ट्रांसमिशन लाइन की लंबाई कितनी है उसके अकॉर्डिंग चेंज होता है। मतलब मैं यहां खड़ा हूं तो वेव की फॉर्म कुछ अलग होगी, वेव का मैग्नीट्यूड कुछ अलग होगा, और यहां से मैं जैसे ही आगे जाना शुरू करूंगा, आगे चलते जाऊंगा, तो हो सकता है कि वेव का मैग्नीट्यूड रिड्यूस हो सकता है कि वेव का मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो। वेव का मतलब कौन है? वोल्टेज और करंट। तो करंट या वोल्टेज की वैल्यू ट्रांसमिशन लाइन में आगे चलने पर हो सकता है रिड्यूस हो रही हो या हो सकता है इंक्रीज हो रही हो, लेकिन चेंज जरूर होगा। क्यों चेंज होगा? क्योंकि सर प्रोपोगेशन करने पे गामा की वैल्यू क्या हो रही है? चेंज हो रही है। बताओ हो रही है कि नहीं हो रही है? अरे बिल्कुल हो रही है ना, बिल्कुल परफेक्ट है। मतलब एक बात तो ये समझ में आ गई कि चेंज तो होना ही होना है, ये पक्का है। नोट करके यहां पे लिखो, नोट करके यहां पे लिखो कि प्रोपोगेशन कांस्टेंट will depends on the length of the ट्रांसमिशन लाइन। ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ के ऊपर प्रोपोगेशन कांस्टेंट क्या करता है? डिपेंड करता है। आप बोल रहे हो सर ऐसा कैसे? अरे क्या भाई प्रोपोगेशन कांस्टेंट कोई सा भी हो लंबाई के ऊपर तो डिपेंड करेगा? नहीं। जब हम कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस पढ़ेंगे तो वहां आपको पता लगेगा कि वो लंबाई के ऊपर डिपेंड बिल्कुल नहीं करता है। समझ में आई कहानी? तो ये क्लियर है कि नहीं है? आगे चलूं मैं। अब देखो कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट तो आपको और जानने को मिलेगा, इसको हटा देता हूं मैं, ठीक है ना? ओके, नोट्स बनाते हुए चलना साथ के साथ में। ओके, तो प्रोपोगेशन कांस्टेंट के बारे में एक चीज हम लोगों ने जानी कि ये लंबाई के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे जैसे लंबाई बढ़ेगी तो प्रोपोगेशन कांस्टेंट में क्या होता जाएगा? चेंज होता जाएगा। बिल्कुल परफेक्ट है। ओके, अब देखो, देखना बेटा ध्यान से। सर इसमें क्या क्या लिखा हुआ है? इसमें एक लिखा है इंपीडेंस, एक लिखा है एडमिटेंस। ध्यान से समझना। अब ट्रांसमिशन लाइन के हमारे पास भी 4 पैरामीटर थे। पर यूनिट को जब बनाया था ना तो हमने ऐसे बनाया था कि ये हो गया रेजिस्टेंस, फिर यहाँ आ गया इंडक्टेंस, फिर यहाँ आ गया आपका कौन? कैपेसिटेंस, और यहाँ आपका कौन आ जाता था बेटा? लीकेज। कौन आ जाता था? लीकेज, मतलब कंडक्टेंस। तो ये कैपेसिटेंस हो गया बेटा, ये इंडक्टेंस हो गया, ये आपका क्या हो गया? रेजिस्टेंस हो गया। पर यूनिट के पैरामीटर यही थे। बिल्कुल सही बात है। इसमें मैंने जेड को क्या लिखा था? ये इंपीडेंस क्या था? ये इंपीडेंस इन दोनों का कॉम्बिनेशन था। मतलब मैंने इसको कुछ ऐसा बना दिया था, ये हो गया इंपीडेंस टोटल और ये हो गया पर यूनिट का टोटल एडमिटेंस। ऐसा बना दिया था मैंने। इसको लिखा था मैंने जेड और इसको लिखा था मैंने वाई। मतलब इस जेड की वैल्यू क्या थी? ये आर और ये एल का कॉम्बिनेशन, मतलब आर प्लस जे ओमेगा एल। इस वाई की वैल्यू क्या थी? ये थी सर इसकी और इसका कॉम्बिनेशन, मतलब जी प्लस जे ओमेगा सी। क्या यही कॉम्बिनेशन था? क्या इंपीडेंस यही था? क्या एडमिटेंस यही था? बिल्कुल यही था सर। मतलब ये वैल्यू क्या है? सम रियल पार्ट विद सम इमेजिनरी पार्ट। मतलब इट्स ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ए प्लस आयोटा बी, ये भी कुछ इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट, मतलब इट्स ऑल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर है? सी प्लस आयोटा डी मान लो, मतलब ये दोनों क्या है सर? ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब एक बात बताओ मुझे, अगर इस जेड को मैं ओपन करके लिखूं, क्या लिखूंगा सर? मैं लिखूंगा अंडर रूट ऑफ जेड को मैंने लिखा आर प्लस जे ओमेगा एल। ध्यान से समझना बेटा, इसको मैंने ओपन करके लिखा, क्या लिखूंगा? जी प्लस जे ओमेगा सी। बताओ लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा? एकदम परफेक्ट है ना? बिल्कुल। अगर मान लो इन दोनों को मैंने क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया,
क्या कर दिया मैंने, मल्टीप्लाई कर दिया। तो इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर को जब दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर से हम लोग जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आने वाला जो रिजल्टेंट होता है वो भी कैसा होता है बेटा, कॉम्प्लेक्स होता है सर। कौन सा होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। और अगर उस कॉम्प्लेक्स का मैंने रूट लिया तो फिर आने वाला कंपोनेंट क्या होगा सर, वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, मतलब उसमें भी एक रियल पोर्शन होगा और उसमें भी एक इमेजिनरी पोर्शन होगा। बताओ होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल परफेक्ट है ना। ओके चलो विदाउट कैलकुलेशन किए मैं डायरेक्ट लिख देता हूं कि गामा जो आएगा वो कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, ए अल्फा प्लस आयोटा बीटा के समथिंग कुछ आएगा, मतलब उसमें कुछ रियल पोर्शन भी होगा तो उसमें कुछ इमेजिनरी पोर्शन भी होने वाला है। अब बताओ सही बात है कि नहीं है, बिल्कुल सही है ना। मतलब सर प्रोपोगेशन कांस्टेंट जो है ना बड़ा कमाल की चीज है। कमाल की चीज कैसे है कि इसमें अल्फा भी है और इसमें कौन है, आयोटा बीटा भी है, मतलब ये आपका दोनों बिहेवियर दिखा रहा है, रियल और इमेजिनरी। अब जब हम लोगों ने वोल्टेज और करंट की इक्वेशन देखी थी तो वहां पे मैंने एक टर्म आपको, एक अच्छी खासी टर्म वहां पे आई थी, कुछ ऐसी टर्म आई थी, मैं आपको लिख देता हूं। वोल्टेज की इक्वेशन में क्या कहीं ऐसा आया था क्या, ध्यान से समझना कि V ऑफ R प्लस I ऑफ R Z नोट डिवाइड बाई 2 e की पावर गामा ऑफ X प्लस V ऑफ R माइनस I ऑफ R Z नोट डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई विद e की पावर माइनस गामा ऑफ x। क्या ऐसी एक टर्म बनी थी हमारी, उसको हमने आगे सोल्व किया था, बिल्कुल बनी थी। क्या ऐसी ही टर्म किसकी बनी थी, करंट की बनी थी। मैंने वहां पे आपको बोला था कि ये टर्म आपकी आगे जाके यूजफुल होगी जब हम प्रोपोगेशन कांस्टेंट को पढ़ेंगे। अब देखो जरा ध्यान से समझो, इसमें दो टर्म बन रही है, एक वो टर्म बन रही है जो e की पावर गामा x के साथ आ रही है, एक वो टर्म बन रही है जो e की पावर माइनस गामा x के साथ में आ रही है। आ रही है कि नहीं आ रही है, सही है ना। ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, मतलब सर दो टर्म, हमारा वोल्टेज हो करंट हो, अगर उसके किसी भी, हमको किसको दिखाना है, प्रोपोगेशन के बिहेवियर को दिखाना है कि वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे जा रही है, तो सर उसका दो तरह का बिहेवियर है। दो तरह का कौन कौन सा भाई, प्रोपोगेशन। एक बात बताओ, प्रोपोगेट को कौन सी टर्म बताएगा, जिसमें गामा आएगा, क्योंकि प्रोपोगेशन कांस्टेंट तो गामा है। एक जगह से दूसरी जगह जाने का बिहेवियर कौन बताएगा, गामा बताएगा। अब इसमें गामा कहाँ आ रहा है, एक तो ये आ रहा है, एक गामा कहाँ आ रहा है, ये आ रहा है, इसके साथ मल्टीप्लाई में ये है और इसके साथ मल्टीप्लाई में ये है, तो मतलब दो तरह की टर्म हो गई, एक e की पावर गामा x और एक e की पावर माइनस गामा x। मतलब वोल्टेज हो या करंट हो, किस तरीके से ट्रेवल करेगा, दो तरीके से ट्रेवल करेगा। कितने तरीके से, दो तरीके से ट्रेवल करेगा। अब देखो किस तरीके से ट्रेवल करेगा, देखो इसको हटा देता हूं मैं। तो सर पहली टर्म जो आई है वो आई है e की पावर गामा x, इनको हटा दूं। ओके देखो, तो पहली टर्म जो हमें मिल रही है वो मिल रही है बेटा e की पावर गामा ऑफ x, और दूसरी जो टर्म मिल रही है वो टर्म मिल रही है हमें e की पावर माइनस गामा ऑफ x। अब पहले इन दोनों को समझते हैं कि इन दोनों की क्या कहानी है, समझने की कोशिश करो, मजा आएगा। ओके देखो सर, गामा क्या है, प्रोपोगेशन कांस्टेंट। बिहेवियर कैसा है, इमेजिनरी, सम रियल पार्ट विद सम इमेजिनरी पार्ट, बिल्कुल परफेक्ट है। अगर मैंने ओपन करके यहां पे गामा की वैल्यू रख दी तो आई कैन से e की पावर अल्फा प्लस आयोटा बीटा और मल्टीप्लाई में साथ में कौन आ गया, x। x क्या है पता है ना आपको, आप कहां बैठे थे, लोड पे। लोड से जितनी डिस्टेंस सोर्स की है या लोड से जितनी डिस्टेंस पे आप बात कर रहे हो, वो डिस्टेंस यहां क्या दिखा रही है, x दिखा रहा है। अब अगर मैंने इसको कैलकुलेट किया तो सोचो, अगर मैंने इसको ओपन किया तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा e की पावर अल्फा x मल्टीप्लाई विद e की पावर आयोटा बीटा इंटू x। क्या यही बनाएगा कि नहीं बनाएगा, बताओ जरा मुझे। बिल्कुल सही बात है ना। x इक्वल टू 0 कहां होता है, लोड पे होता है। x इक्वल टू कैपिटल L कहां पे जाके हो जाता है, सोर्स पे जाके हो जाता है। मतलब आप लोड पे बैठे हुए हो, लोड से सोर्स की तरफ चलोगे तो x की वैल्यू बढ़ेगी। सही बात है ना, बिल्कुल सही बात है। ओके परफेक्ट है। तो सर अगर मैंने इसको चेक किया, मैंने बोला कि इसका मैग्नीट्यूड क्या है, अगर मैंने इसका मैग्नीट्यूड देखा e की पावर गामा ऑफ x का, अगर इसका मैंने मैग्नीट्यूड देखा तो मैं इसका मैग्नीट्यूड लूंगा। अब आप जानते हो यहां पे दो टर्म है, यहां पे आ रहा है e की पावर आयोटा बीटा x, मतलब e की पावर आयोटा थीटा, और e की पावर आयोटा थीटा क्या होता है, e की पावर आयोटा थीटा क्या होता है बेटा, इट्स योर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अगर इसका आप मैग्नीट्यूड लोगे तो इसका मैग्नीट्यूड आपको कितना मिलेगा, ऑलवेज 1। ऑलवेज कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। मतलब सर e की पावर आयोटा थीटा होता है ना, ये तो एक सर्कल की इक्वेशन होती है। अगर आप इसमें आगे लगा दो कि r e की पावर आयोटा थीटा, ये एक किसकी इक्वेशन है, सर्कल की इक्वेशन है, जिसमें क्या मतलब होता है कि r उसकी रेडियस होती है,
और ये उसकी किसको दिखाती है, रोटेशन को, मतलब एंगल में होने वाले चेंज को दिखाता है e की पावर आयोटा थीटा। मतलब e की पावर आयोटा थीटा का मैग्नीट्यूड कुछ नहीं होता है, e की पावर आयोटा थीटा किसको दिखाती है कि थीटा कितनी स्पीड से चेंज हो रहा है। मतलब ये किसको दिखाता है, ये दिखाता है स्पीड को, और स्पीड भी कौन सी कि कितनी स्पीड से आपका सिस्टम चेंज हो रहा है, मतलब वेव कितनी स्पीड से यूं जा रही है, यूं जा रही है, यूं जा रही है, उसको कौन दिखाएगा, ये दिखाएगा e की पावर आयोटा थीटा। मतलब इस वाला जो मैग्नीट्यूड है इसका तो मैग्नीट्यूड होता ही नहीं है, इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है। अब मैग्नीट्यूड अगर इसका आप निकालोगे तो सिर्फ और सिर्फ कौन आएगा, e की पावर अल्फा इंटू एक्स आएगा। समझ गए। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि सर जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे e की पावर अल्फा x की वैल्यू बढ़ेगी। समझ रहे हो। अब आप कहाँ पे खड़े हो, लोड के पास में, लोड से आप जैसे जैसे सोर्स की तरफ चलना शुरू कर रहे हो e की पावर अल्फा x की वैल्यू बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, मतलब मैग्नीट्यूड क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। भाई ऐसा था ना, भाई वोल्टेज था, यहाँ पे एक टर्म्स थी, यहाँ पे एक टर्म थी, उस टर्म के साथ में आ रहा था e की पावर गामा x, फिर दूसरी टर्म थी, फिर उसके साथ आ रहा था e की पावर माइनस गामा x। अब e की पावर गामा x क्या कर रहा है, सोचो, जैसे जैसे आप लोड से दूर जा रहे हो, मतलब लोड से जैसे जैसे आप सोर्स की तरफ जा रहे हो, इस वाली टर्म का मैग्नीट्यूड बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, सही बात है। मतलब क्या होगा, अगर आप इसको बनाओगे तो किस तरीके से बनाओगे कि सर अगर मान लो यहाँ पे मेरा लोड है, ठीक है ना, और e की पावर आयोटा बीटा क्या बता रहा है कि साइनोसोडल बिहेवियर है, और इस तरीके से थीटा बार बार क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ से अगर आपने चलना शुरू किया, कहाँ चल रहे हो, सोर्स की तरफ, तो मैग्नीट्यूड में क्या होना चाहिए, इंक्रीमेंट। देख रहे हो x की वैल्यू बढ़ेगी तो e की पावर अल्फा x बढ़ेगा। ओके, तो मतलब यहाँ पे लोड के पास में मैग्नीट्यूड सबसे कम है, इससे जैसे ही आप सोर्स की तरफ चलोगे मैग्नीट्यूड धीरे 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 क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। समझ में आया, मतलब बिहेवियर कैसा है, ऐसा है। और मैग्नीट्यूड चेंज कैसे हो रहा है, e की पावर अल्फा x के अकॉर्डिंग, मतलब e की पावर x का कर्व बन रहा है यूं यूं। समझ में आई कहानी, बिल्कुल। मतलब इस टर्म के अकॉर्डिंग, इस टर्म की मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा कहां पे होगा, सोर्स साइड में होगा, और सबसे कम कहां होगा, लोड साइड पे होगा। कोई कंफ्यूजन है इसमें, नहीं है। अब आप एक बात बताओ, जब आप एक टॉर्च को जलाते हो, मान लो यहां से मैंने इस टॉर्च को जलाया और लाइट गिरा रहा हूं मैं इस दीवार पे, सही बात है। तो एक बात बताओ, लाइट की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा कहां होगी, दीवार पे होगी या इस टॉर्च के किनारे पे होगी, टॉर्च से निकलते ही होगी या उस दीवार पे होगी। सबसे ज्यादा लाइट की इंटेंसिटी कहां होगी, सर टॉर्च के पास में, क्योंकि यहां से जैसे जैसे लाइट की वेव ट्रेवल करती हुई जाएगी, इन्वायरमेंट की वजह से उसका मैग्नीट्यूड थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कम होता जाएगा, और दीवार पे जब गिरेगी तो वहां उसका मैग्नीट्यूड मिनिमम रहेगा। रहेगा या नहीं रहेगा बताओ मुझे, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल परफेक्ट है। तो मतलब इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूं कि इधर से इधर सोर्स से लोड की तरफ चलने पे मैग्नीट्यूड क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। मतलब अगर आप लोड पे खड़े हुए हो तो इसका मतलब है टॉर्च उधर से जल रही है, आपकी तरफ किरणें आ रही है, क्योंकि मैग्नीट्यूड धीरे धीरे आपकी तरफ क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो आप क्या बोलोगे इसको, आप कहां पे खड़े हो, लोड पे खड़े हो, तो आप बोलोगे ये आने वाली किरण है, ये मेरी तरफ आ रही है। सही बात है कि नहीं है, बिल्कुल। तो इसको बोलते हैं इंसिडेंट वेव। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, इंसिडेंट वेव बोलते हैं कि ये वेव मेरी तरफ आ रही है। आपतित किरण, हिंदी में क्या बोलोगे, आपतित किरण, की मेरी तरफ आ रही है। क्लियर है कि नहीं है। मतलब बेटा वोल्टेज, देखो ये चीज मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में भी बताई थी। मतलब वोल्टेज में भी एक टर्म वो है, एक किरण आएगी और टकरा के एक किरण वापस जाएगी। ऐसा एग्जांपल मैंने आप लोगों को पहले भी दिया था कि जब आप टॉर्च जलाते हो, यहां से लाइट निकलती है, सामने वाली दीवार पे या ऑब्जेक्ट पे वो लाइट जाके गिरती है, वहां से टकरा के वापस आती है, फिर आपकी आंखों में गिरती है, तो आपको वो दीवार दिखाई देती है। ऐसा आपका क्या होता है, फिनोमेना होता है, और ऐसा ही क्या होता है, आपका बिहेवियर होता है, और उसी को बोलते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्लियर है या नहीं है, कहानी में ट्विस्ट आ रहा है ना। ओके, मजा आएगा बिल्कुल, बस देखते हुए चलो। तो ये वेव किसको दिखाती है बेटा, इंसिडेंट वेव को। मतलब इसने क्या बताया है, इसने ये बताया है कि हाँ भाई, वेव में एक टर्म वो है जो लोड की तरफ वोल्टेज के जाने को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब एक बात बताओ, अगर यहां पे आयोटा बीटा एक्स ने क्या बताया, इसने बताया कि ये जो वेव है ये ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे कितनी स्पीड से जा रही है। मैं दो तरह की वेव बनाता हूं, एक ये बनाया, मान लो मैंने वेव बनाई, ठीक है ना, इस तरीके से एक वेव बनाई मैंने ये, ठीक है ना, एक वेव बनाई मैंने यू, ठीक है। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है,
मैं बोलूंगा कि यहाँ पे टाइम का डिफरेंस है। क्या टाइम का डिफरेंस है? मैंने बोला कि यहाँ से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस, मान लो x डिस्टेंस पे जाके मैंने देखा, और यहाँ से एक x डिस्टेंस पे जाके मैं खड़ा हुआ हूँ। तो यहाँ पे दो तरह की वेव है, एक ये है, एक ये है। मैं यहाँ पे टाइम की बात कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मेरे पास में इस किरण को यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगेगा, और इस किरण को यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगेगा। इस टाइम के बिहेवियर को कौन बताएगा? ये बीटा बताएगा। बीटा का मैग्नीट्यूड नहीं है, बीटा किसको बता रहा है? यहाँ से कि कितनी स्पीड से चलेगा, इस स्पीड को कौन रिप्रेजेंट करता है? बीटा रिप्रेजेंट करता है। और बीटा और अल्फा दोनों के फॉर्मूले मैंने आप लोगों को निकाल के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में अच्छे से डेवलप करके दिए थे। बताओ दिए थे कि नहीं दिए थे? सही बात है, अलग अलग मीडियम के लिए। लेकिन यहां पे भाई मेरा मीडियम ट्रांसमिशन लाइन है, अलग अलग चेंज नहीं है, कंडक्टर है, और कंडक्टर का बिहेवियर मैं आप लोगों को बता चुका हूं, ठीक है ना। अल्फा और बीटा का बिहेवियर कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है ना, बिल्कुल परफेक्ट है। ओके, तो अल्फा और बीटा के फॉर्मूले में आप लोगों को पहले निकाल के दे चुका हूं। आपको पता है बीटा जो होता है वो 2π/k के बराबर होता है, ये बात आप लोगों को शायद पता होगी। बीटा इक्वल टू 2π/k के बराबर होता है, और इस k को ही हम क्या बोलते हैं? वेव नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? वेव नंबर बोलते हैं। बताओ था कि नहीं था? बताओ। अरे पढ़ा था हम लोगों ने, बिल्कुल पढ़ा था। ये क्या होता है? मेरा बीटा होता है। 2π/k बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? वेव नंबर बोलते हैं। कि बीटा इज नथिंग बट ए एंगल, क्योंकि आयोटा थीटा की तरह है ना, देखो, तो बीटा इज नथिंग बट ए एंगल मल्टीप्लाई विद सम वैल्यू, दैट्स योर बीटा। ओके, तो ये कुछ वैल्यू है, ये जाके मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये क्या है? आपका वेव नंबर है। आगे चलूं मैं जरा ध्यान से, इंटरेस्टिंग फैक्टर है। चले आगे और चीजों को समझते हैं। ओके, जरा इसको मैं हटा देता हूं। देखो बेटा, अगर मैं इसी तरीके से इस वाले वेव फॉर्म के बारे में बात करूं, बताओ ये क्या बता रहा है? सर अगर इसके बारे में बात करूं तो ये बोल रहा है कि भाई मेरे पास तो e की पावर माइनस गामा का मतलब अल्फा प्लस आयोटा बीटा, साथ में कौन है? x है। देखो क्या फैक्टर इंटरेस्टिंग लगा कुछ है? नहीं? अरे यार बिल्कुल लगना चाहिए, सही बात है। ओके, तो सर मुझे कुछ ऐसा मिला है, बिल्कुल सही बात है बेटा, ऐसा ही मिलेगा। इसको मैंने ओपन किया तो मुझे मिला e की पावर माइनस अल्फा x और e की पावर माइनस ऑफ आयोटा बीटा x। समझ में? अब देखो अगेन कहानी वही, ये मैग्नीट्यूड को दिखाएगा। इसमें x की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, यहां पे e की पावर माइनस है तो e की पावर -1, फिर -2, फिर -3, फिर -4। मतलब किसी की पावर अगर नेगेटिव में बढ़ती है तो इसका मतलब उसका मैग्नीट्यूड बढ़ता है या घटता है? घटता है, बिल्कुल सही बात है। मतलब यहां पे अगर आपका x इंक्रीज होगा तो आपका मैग्नीट्यूड जो है ना वो वेव का क्या होगा? डिक्रीज होगा। अब आप कहां पे खड़े हो? लोड पे। अब लोड से अगर आप इधर चलोगे तो आपका x क्या होगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा तो मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। मतलब इस वेव का सबसे ज्यादा मैग्नीट्यूड कहां होना चाहिए? लोड की तरफ होना चाहिए। आगे चलोगे तो धीरे धीरे क्या होना चाहिए? डिक्रीज होना चाहिए। ये वेव कौन सी वेव है? अब देखो यहां पे e की पावर आयोटा बीटा था, यहां माइनस आयोटा बीटा है, मतलब दोनों में फेज में डिफरेंस है। फेज में डिफरेंस कितना है? 180 है भाई। आयोटा बीटा और माइनस आयोटा थीटा, e की पावर आयोटा थीटा और e की पावर माइनस आयोटा थीटा में क्या डिफरेंस है? दोनों में क्या डिफरेंस है बताओ? मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम है, दोनों किसको दिखा रहे हैं? सर्कल के रोटेशन को दिखा रहे हैं, लेकिन बिहेवियर अलग अलग है। कैसे? e की पावर आयोटा थीटा का रोटेशन है u, एंटी क्लॉकवाइज, और e की पावर माइनस आयोटा थीटा का बिहेवियर है u, क्लॉकवाइज। क्लियर है कि नहीं है? मतलब अगर पहले वाली वेव जाके इधर टकराई तो ये वाली वेव इधर से शुरू होगी, पहले वाली वेव इधर से जाके यूं जाके टकराई तो ये वाली वेव इधर से जाके शुरू होगी। सही बात है नहीं है? ये कहानी किसकी है? इस वेव को क्या मैं रिफ्लेक्टेड बोल सकता हूं? रिफ्लेक्शन बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता हूं? बिल्कुल बोल सकते हैं। तो सर क्या मैं ये बोल सकता हूं कि प्रोपोगेशन कांस्टेंट ने मुझे एक बिहेवियर बताया, और वो बिहेवियर उसने ये बोला कि वोल्ट बिहेवियर, वेव चाहे करंट की हो या वेव चाहे वोल्टेज की हो, अगर वो एक जगह से दूसरी जगह जाएगी तो उसके मैग्नीट्यूड में चेंज होगा। और ये मैग्नीट्यूड में चेंज किसकी वजह से होता है? ड्यू टू रियल पोर्शन, ड्यू टू रियल पोर्शन। और रियल पोर्शन कौन होता है? रियल पोर्शन होता है आपका रेजिस्टेंस होता है। रियल पोर्शन आपका कौन होता है? रियल पोर्शन आपका जी होता है। मतलब ये रियल पोर्शन होता है लॉसेज की वजह से। मतलब ये मैग्नीट्यूड का बिहेवियर क्या बता रहा है? सिस्टम में लॉस बता रहा है। वो लॉस हो भी रहा है भाई, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, तो मैग्नीट्यूड का कम होना किसको दिखाता है? लॉस को दिखाता है। बिल्कुल सही बात है ना? तो ये सिस्टम के किसको दिखा रहा है? लॉसेज को दिखा रहा है। मतलब अल्फा आपके सिस्टम में किसको दिखाता है बेटा? लॉस को दिखाता है। याद है ना? ए परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए लॉस सबसे ज्यादा होते हैं, तो वहां पे अल्फा की वैल्यू 0 थी। अरे याद है कि नहीं है? बिल्कुल सही बात है।
तो इस वजह से क्या होता है कि अल्फा लॉसेज को दिखाता है, जबकि बीटा प्रोपोगेशन के बिहेवियर या किसको दिखाता है, स्पीड को दिखाता है। क्योंकि आपको पता है कि बीटा इक्वल्स टू, मैंने अभी अभी बोला आपको, 2 पाई अपॉन के होता है, और के का रिलेशन किससे होता है, वेलोसिटी से होता है। किससे होता है, वेलोसिटी से होता है। तो वेलोसिटी का रिलेशन इसके साथ आ चुका है, और के आपकी क्या होती है बेटा, वेव नंबर होती है। कौन होता है, वेव नंबर। आई थिंक आपको प्रोपोगेशन कांस्टेंट समझ में आया होगा, क्लियर है या नहीं है, ठीक है ना, है बिल्कुल सही बात है। अब आगे चलो मैं कहानी में, और इंटरेस्टिंग फैक्टर, और ट्विस्ट, और मजा, धमाका, क्लियर है ना, ओके। तो यहां से आपको इसको मैं हटा सकता हूं, पूरा क्लियरिफिकेशन है, ओके। अगर मैंने कभी बोला कि मेरी जो लाइन है, मैंने कभी कभी, हम लोग आपके जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, उसमें अधिकतर ये बोलते हैं, अगर आप गेट ईएसी के पेपर दोगे तो उसमें अधिकतर आपको ये बोलेंगे कि ट्रांसमिशन लाइन मेरी लॉसलेस है। क्या बोलेंगे वो, कि ट्रांसमिशन लाइन लॉसलेस है। लॉसलेस का मतलब क्या है कि अल्फा की वैल्यू 0 है, क्योंकि ये लॉस को दिखा रही है, ठीक है ना। तो प्रोपोगेशन कांस्टेंट उन्होंने डायरेक्ट किसको मान लेते हैं, वो आयोटा बीटा को मान लेते हैं। किसको मान लेते हैं बेटा, आयोटा बीटा को मान लेते हैं, ठीक है ना। इसलिए आप लिखते हो ना cos ओमेगा टी प्लस के एक्स, अल्फा नहीं लिखते थे, डायरेक्ट के लिख देते थे। अल्फा ने के, क्योंकि के का रिलेशन बीटा से है डायरेक्ट, सही बात है ना। तो इसका मतलब आप किसकी बात करते हो, एक लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन की बात करते हो, सही है ना। अभी हम लॉसलेस की बात नहीं कर रहे हैं, मैं आपको पहले एक्चुअल बिहेवियर, फिर जो चेंज हो जाएगा वो चेंज की बात करेंगे। तो अगर लॉसलेस लेना है तो अल्फा की वैल्यू को 0 पुट कर देना है, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। और है, अब एक चीज को और ध्यान रखोगे आप, क्या ध्यान रखोगे, देखो मैंने आप लोगों को 2 टर्म बताई थी। मैंने बोला एक तो होता है आपका साइन थीटा, इसमें फर्क समझते हो आप, एक होता है साइन थीटा, एक होता है साइन एच थीटा। इन दोनों में कोई डिफरेंस है क्या, बताओ जरा मुझे। बिल्कुल डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, साइन थीटा का मतलब ये है कि अगर इक्वेशन यहां से यहां पे चलेगी तो ये एग्जैक्टली साइनोसॉइडल की तरह चलेगी। क्या साइन एच थीटा भी ऐसा ही होता है क्या, बिल्कुल होता तो ऐसा ही है। इसमें यह फर्क है कि साइन थीटा का मैग्नीट्यूड हमेशा इक्वल रहता है, सेम रहता है, चेंज नहीं होता। जबकि साइन एच थीटा का क्या फर्क होता है, साइन एच थीटा का मतलब होता है ये हाइब्रिड की तरह चलता है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड एक्सपोनेंशियल तरीके से या तो कम होता रहता है या क्या होता है, इंक्रीज होता रहता है। मतलब बिहेवियर साइनोसॉइडल है परफेक्ट, लेकिन इस तरीके से मैग्नीट्यूड में क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। तो ये साइन एच है। तो अगर आपकी लाइन लॉसलेस थी, अगर आपकी लाइन में लॉस है तो बिहेवियर ऐसा होगा, साइन एच आएगा, कोस एच आएगा। अगर आपकी लाइन लॉसलेस है तो आपका साइन थीटा आएगा, कोस थीटा आएगा। ये आप देख सकते हो, कैसे देख सकते हो, याद करो, साइन एच थीटा कोस एच थीटा लिखा था, कहां से लिखा था, हमने लिखा था सर e की पावर गामा x प्लस e की पावर माइनस गामा x डिवाइड बाई 2 बना था हमारा। उसको हमने लिख दिया था कि ये cos h ऑफ गामा ऑफ x है। अब बताओ, अगर इसी गामा को अगर लॉसलेस की वजह से अगर आप लिख दो कि गामा में मेरा लॉस नहीं है तो अल्फा 0 है, तो गामा को मैंने लिख दिया आयोटा इंटू बीटा। बताओ, मैंने लिख दिया कितना, आयोटा इंटू बीटा। अगर मैंने आयोटा इंटू बीटा लिखा तो देखो, जैसे ही मैं इसको आयोटा बीटा लिखूंगा ये बन जाएगा e की पावर आयोटा बीटा x प्लस e की पावर माइनस आयोटा बीटा x डिवाइड बाई 2। ये तो ये बन गया e की पावर आयोटा थीटा प्लस e की पावर माइनस आयोटा थीटा डिवाइड बाई 2। तो ये क्या बन गया बेटा, सर ये बन गया मेरा cos ऑफ बीटा x। बताओ बना कि नहीं बना, बिल्कुल। तो ये क्या आया था, हाइब्रिड वाला था। ये क्या आ गया, प्योरली साइनोसॉइडल, परफेक्ट साइनोसॉइडल, जिसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा क्योंकि अल्फा की वैल्यू 0 हो चुकी है, अल्फा की वैल्यू 0 हो चुकी है। रिलेशन समझ में आए, देखो फैक्टर बड़े इंटरेस्टिंग है, ठीक है ना, मजे वाली चीजें हैं। कौन सी चीजें हैं बेटा, मजे वाली चीजें। आगे चले अब, ओके। तो चलो मान लो कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस हमारा ये था, ओ सॉरी प्रोपोगेशन कांस्टेंट हमारा ये था। इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, ठीक है। ट्रांसमिशन लाइन का अगर हकीकत वाला बिहेवियर आपको देखना है ना, तो आपको एक टर्म को अच्छे से समझना पड़ेगा, और वो टर्म है आपका कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस। कौन सा टर्म बेटा, कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस, जिसको हम लोगों ने बोला था जेड नोट। क्या बोला था, जेड नोट। वहां पे मैंने इसको नीटा से दिखाया था, जब हम लोगों ने ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव देखा था तो मैंने वहां पे नीटा लिखा था। अगर आपको याद हो तो मैंने वहां पे एक टर्म लिखी थी नीटा, ठीक है ना, और उसकी वैल्यू मैंने लिखी थी 377 ओम, और मैंने बोला था ये प्योरली कैसा होता है, रजिस्टिव, और इसको मैंने बोला था कि ये आपके कैरेक्टर को दिखाता है। उसी कैरेक्टर की बात कर रहा हूं मैं। इसी कैरेक्टर को जब हम लोगों ने यहां देखा है तो हम लोगों को एक कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस मिला है जेड नोट, और उसका बिहेवियर ऐसा है अंडर रूट ऑफ जेड अपॉन वाई। अब पहले तो हम इस चीज के बारे में डिस्कस करते हैं कि इसको कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस बोलते क्यों है। ध्यान से समझना कि इसको कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस हम लोग बोलते क्यों है, ये इसका रीजन पहले हम लोगों को पता होना चाहिए। भाई जो बोल रहा है कैरेक्टर,
तो और किसका कैरेक्टर? ट्रांसमिशन लाइन का। तो मतलब ये ट्रांसमिशन लाइन के कैरेक्टर को दिखाएगा। अब एक बात बताओ, जैसे आप बोलते हो किसी भी पर्सन को लेके कि यार उसका कैरेक्टर बहुत बुरा है, उसका कैरेक्टर बहुत अच्छा है, तो आप कैसे बोलते हो? उसके गुणों को देखते हो, उसके अंदर की खास बातों को देखते हो कि वो दूसरों के साथ कैसे बिहेवियर कर रहा है, दूसरे का क्या सिस्टम है, बिहेवियर को देखते हो। तो उसके गुणों को देखने के बाद ही आप उसके कैरेक्टर को डिसाइड करते हो या नहीं करते हो? बिल्कुल। अब एक बात बताओ, ट्रांसमिशन लाइन के गुण क्या हो सकते हैं जो ट्रांसमिशन लाइन के अंदर मौजूद है? अब ट्रांसमिशन लाइन के अंदर क्या मौजूद है भाई? ट्रांसमिशन लाइन के अंदर तो उसके पैरामीटर मौजूद है, और पैरामीटर में कौन कौन है? रेजिस्टेंस है, इंडक्टेंस है, कैपेसिटेंस है, लीकेज है। मतलब वो वाला कांस्टेंट, वो वाला बिहेवियर जो सिर्फ और सिर्फ ट्रांसमिशन लाइन के अंदर मौजूद पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड करे, वही उसके कैरेक्टर को डिफाइन कर सकता है। सही बात है ना भाई? जो अंदर झांक के देखेगा वही तो गुणों को बता पाएगा, जो अंदर नहीं झांकेगा वो गुणों को कहां बताएगा? बता पाएगा? नहीं बता पाएगा। तो जरा ध्यान से देखो, अगर मैंने बोला कि Z नोट आपका कि ये पर यूनिट कंपोनेंट है, ये पर यूनिट कंपोनेंट है या नहीं है? बिल्कुल। अगर मैंने बोला कि इफ द लेंथ, सेम कहानी, इफ द लेंथ ऑफ ट्रांसमिशन लाइन इज L, तो क्या हो जाएगा? Z इक्विवेलेंट क्या बन जाएगा? तो नया कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस क्या होना चाहिए? तो Z इक्विवेलेंट हो जाएगा Z इंटू एल, Y इक्विवेलेंट हो जाएगा Y इंटू एल। अब देखो ऊपर भी L नीचे भी L, दोनों कैंसिल आउट, तो वापस से कितना बन गया? Z नोट बन गया। तो मतलब ट्रांसमिशन लाइन की लंबाई कुछ भी हो, ये पैरामीटर लंबाई के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान से समझना इसको, ठीक है ना? ओके, तो कैरेक्टरिस्टिक impedance does not depends on the length of the transmission line। ये ट्रांसमिशन लाइन की लंबाई के ऊपर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता है। तो डिपेंड किसके ऊपर करता है? चलो देख लेते हैं भाई। एक क्या आ रहा है इसमें? Z आ रहा है, बिल्कुल। तो Z को क्या लिखते हैं हम? R प्लस जे ओमेगा एल। नीचे क्या आ रहा है? Y आ रहा है। Y को क्या लिखेंगे? G प्लस जे ओमेगा सी। बताओ लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? बताओ परफेक्ट है कि नहीं है? बिल्कुल। मतलब कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस की डिपेंडेंसी किसके ऊपर आई है? R के ऊपर, L के ऊपर, G के ऊपर, C के ऊपर आई है। और ये क्या है सर? R, L, G और C, ये तो पैरामीटर ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन है। क्या है ये? पैरामीटर ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन। मतलब कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस सिर्फ और सिर्फ ट्रांसमिशन लाइन के पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड करता है। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन। दैट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्लियर है या नहीं है? बताओ मुझे। बिल्कुल सही बात है ना? कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, बिल्कुल सही है, परफेक्ट है एकदम। ओके, तो यह मैं बोल सकता हूं। और दूसरी बात, इसकी वैल्यू जो होती है वो प्योरली रेजिस्टिव होती है। और अगर एक ट्रांसमिशन लाइन के लिए अगर मैं बात करूं तो प्रैक्टिकल फिनोमेना में हम इसकी वैल्यू को अप्रोक्सीमेटली 400 के आसपास मानते हैं। हमारी ट्रांसमिशन लाइन जो ACSR कंडक्टर होते हैं उनके पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 400 या एग्जैक्ट बोलो तो 377 ओम के बराबर होती है। परफेक्ट है ना सर? ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? तो अब कहानी में आता है ट्विस्ट। अब कहानी में वो ट्विस्ट आता है जिसको समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा कंपलसरी है समझना, और वो आप लोगों के इंटरेस्टिंग फैक्टर है। उसको आप समझ गए तो आपकी ज़िंदगी पार है, ऐसा समझ लीजिए। ओके, देखो जरा ध्यान से, हटा दूं मैं इसको। ओके, तो ये तो एक छोटी सी कहानी होगी किसके ऊपर? कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस। क्या सर कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस की इतनी सी कहानी है? नहीं, कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस तो बहुत लंबा छोड़ा है। अब समझना जरा ध्यान से और बातों को ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखो, कभी आप लोगों ने पानी का फ्लो देखा है? देखा होगा। जैसे मान लो ये नहर है, अब नहर में इधर से क्या आ रहा है? पानी आ रहा है, आ रहा है। अब यहां से ये नहर पे, यहां मान लो ये डैम बना हुआ है, और डैम पे यहां पे मैंने एक छोटा सा नाका बना रखा है इस तरीके से। क्या बोलते हो आप? क्या बोलते हो? नहर बोल लो, ठीक है ना? ये बड़ा डैम है, ये इधर नहर, मान लो इधर से बड़ी वाली नहर आ रही है, ये नदी है, ये समझ लो ये नदी है, और नदी में से आगे एक छोटा सा नाला निकल रहा है या पानी निकलने के लिए एक नहर से आपने बना रखी है। अब यहाँ से ये बहुत चौड़ी है तो इसमें पानी आ रहा है यूनिफॉर्म तरीके से, इधर से पानी आ रहा था बराबर बराबर बराबर। यहाँ से जब ये आएगा तो इसमें से कुछ पानी तो यहाँ से बाहर निकल जाएगा और कुछ पानी यहाँ से टकरा के यूँ वापस जाने की कोशिश करेगा। आप लोगों ने देखा होगा ऐसे नाकों पे यहाँ पे बोरियाँ भी बनी रहती है, मतलब वो टकरा टकरा के यहाँ से वापस जाने की कोशिश करता है, फिर आगे जाने की कोशिश करता है या नहीं करता है? बिल्कुल करता है। अब ये क्यों हुआ है?
ये इसलिए हुआ है क्योंकि सर पहले इसकी चौड़ाई इतनी थी, अब इसकी चौड़ाई इतनी होगी। मतलब रास्ते में क्या आ गया है, चेंज आ गया है। रास्ते में क्या आ चुका है, चेंज आ चुका है। अगर रास्ते में चेंज आएगा तो आने वाला पूरा आगे नहीं जाएगा, हो सकता है कुछ थोड़ा पोर्शन टकरा के वापस पीछे भी चले जाए। सही बात है कि नहीं है? बिल्कुल सही बात है। अब ये कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग लगी। इंटरेस्टिंग कैसे लगी, इसके पैरामीटर मैं आप लोगों को पूरे करवाऊंगा, ध्यान से समझना। इंटरेस्टिंग कैसे लगी भाई, हमारे पास में जो हम लोग जब पढ़ते हैं पावर सिस्टम, हम जब पढ़ते हैं ट्रांसमिशन लाइन के बारे में, तो वहां भी तो ऐसा होता है कि ट्रांसमिशन लाइन का वायर मान लो कोई आ रहा है, उस वायर पे मान लो कि आपका ACSR कंडक्टर है और उस ACSR कंडक्टर पे एक AB केबल डाल के या एक केबल जो होती है वो आपके डाल के आप लोगों ने आपके घर में करंट ले लिया। तो पहले रास्ता अलग था, अब रास्ता अलग हो गया क्योंकि कंडक्टर का साइज, शेप सब चेंज हो गया। हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल सही है। तो जाएगा, कुछ टकरा के वापस आ जाएगा। अब ऐसा कब होगा कि ये टकरा के बिल्कुल वापस नहीं आए, पूरा का पूरा आगे चले जाए? तो क्या होना चाहिए कि जैसा नहर पहले था उतनी ही लंबाई का वैसा नहर ही क्या रहना चाहिए, यूनिफॉर्म रहना चाहिए। मतलब अगर कुछ भी चेंज नहीं होगा तो टकरा के वापस नहीं आएगा, पूरा का पूरा आगे जाएगा। अब आप बोल रहे हो सर हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, आप क्या बोल रहे हो क्या नहीं बोल रहे हो, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। देखो बेटा, जब हम बात करते हैं ना करंट की, वोल्टेज तो आपका है, जब हम बात करते हैं करंट की या वोल्टेज की, तो करंट और वोल्टेज एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। अब वो डिपेंड कर रहा है मीडियम के ऊपर। भाई जिस मीडियम में होते हुए आप जा रहे हो, जिस नहर में होते हुए जा रहे हो, उसी के ऊपर डिपेंड करेगा। वो डिपेंड करता है मीडियम के ऊपर। अब मीडियम कौन है? आपका कंडक्टर है, ठीक है ना। अब उसे ये मतलब नहीं है कि कंडक्टर किसका बना हुआ है या कंडक्टर में क्या है, वो बोलेगा कि डायरेक्ट वो बोलेगा कि कंडक्टर का इंपीडेंस कितना है, कंडक्टर का इंपीडेंस कितना है। अगर कंडक्टर का इंपीडेंस चेंज नहीं होता है तो जितना वेव आएगा उतना का उतना आगे चले जाएगा। मतलब रिफ्लेक्शन बिल्कुल नहीं होगा, पूरा का पूरा वेव आगे ट्रांसमिट आएगा। मतलब आपके सोर्स से आएगा और पूरा का पूरा आपके पास, आपके लोड के पास में आएगा और लोड से रिफ्लेक्ट होकर वापस सोर्स के पास बिल्कुल भी नहीं जाएगा। समझना ध्यान से, ये कहानी आगे जाके बहुत इंटरेस्टिंग बन जाएगी। समझना भाई, सोर्स ने कोई पावर को भेजा, पावर आई लोड के पास में, सही बात है, बिल्कुल सही है। अब लोड के पास में आई तो लोड उसमें से दो काम कर सकता है। हम लोगों ने देखा वोल्टेज और करंट में दोनों में दो तरह का बिहेवियर था, इंसिडेंट वेव थी, रिफ्लेक्टेड वेव थी। सही बात है, बिल्कुल सही है। अब एक बात बताओ यार, आप कौन हो? कंज्यूमर हो। अब आपके पास में कोई पावर आ रही है जिसको आप लोगों ने यूज करना है, तो आप लोगों के पास आ रही है तो आप क्या चाहोगे कि मेरे पास आए और मैं पूरी की पूरी को वापस भेज दूं? ये चाहोगे कि आप नहीं चाहोगे? आप क्या चाहोगे कि वेव जो आए वो अच्छी खासी मेरे पास इंसिडेंट वेव होनी चाहिए, मतलब बहुत ज्यादा पोर्शन इंसिडेंट का होना चाहिए, अगर वापस टकरा के भी जाए तो माइनर सी जानी चाहिए। और परफेक्ट तो आप ये मानोगे कि वापस टकरा के बिल्कुल ना जाए, जो भी आए पूरी की पूरी मेरे पास ही आए, पूरी की पूरी को मैं क्या कर जाऊं, कंज्यूम कर जाऊं। तो आप लोगों के पास में तीन केस हो गए। कौन कौन सा केस हो गया? सोचो कि आप लोगों के सोर्स से कोई पावर आई और पूरी की पूरी पावर को कौन कंज्यूम कर गया? लोड कंज्यूम कर गया। मतलब आपका रिफ्लेक्शन जो है, अगर आपका रिफ्लेक्शन क्या है? जीरो है, तो ये तो हो गया परफेक्ट केस, इसको बोलते हैं आइडियल केस। ये तो हो गया आपका आइडियल, एकदम परफेक्ट है कि लोड से टकरा के कुछ भी वापस नहीं आ रहा, जो आ रहा है पूरा का पूरा लोड कंज्यूम कर जा रहा है। मतलब लोड बन गया एक सिंक। लोड क्या बन गया? सिंक बन गया। मतलब ट्रांसमिशन लाइन सिर्फ और सिर्फ एक जगह से उठा के दूसरी जगह भेज रही है, बस। समझ गए? इसको बोलते हैं परफेक्ट सिस्टम। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में परफेक्ट कुछ नहीं होता है। सही बात है कि नहीं है? बिल्कुल सही है। दूसरा केस क्या हो सकता है कि सोर्स ने कोई पावर को भेजा किसके पास में? लोड के पास में, और यहां से कुछ पावर टकरा के थोड़ी सी वापस चलेगी, माइनर थोड़ी सी चलेगी, कोई बात नहीं। ये होता है प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल में अभी वर्तमान टाइम में हमारे सिस्टम में ऐसा होता है, सोर्स से हमारे घरों में पावर आती है और घरों से थोड़ी बहुत पावर वापस जाती है। क्यों जाती है रीजन बताऊंगा मैं, टेंशन मत लो, बाल की खाल निकालूंगा, बस समझते हुए चलो, ठीक है ना। अभी ये आपको थोड़ा थ्योरेटिकल लग रहा है, ये प्रैक्टिकल है बहुत जबरदस्त तरीके से, ठीक है ना। हाँ, बहुत जबरदस्त तरीके से समझ में आएगा। तीसरा केस क्या हो सकता है कि सोर्स ने कोई पावर को भेजा और लोड ने बहुत सारी पावर को वापस भेज दिया है, तो ये तो सिस्टम के लिए बिल्कुल उचित नहीं है भाई। मतलब लोड कंज्यूम, तो मान लो 100 वाट की पावर आई थी, 100 kVA की पावर आई थी, आप लोगों ने सिर्फ 20 को कंज्यूम किया, 80 को वापस भेज दिया, तो ये तो डेंजरस हो गया भाई, ये तो बिल्कुल सही नहीं है, हैं? इसको बोलते हैं फेरांटी इफेक्ट। अब आप बोलोगे सर फेरांटी इफेक्ट तो क्या होता है? आप कहाँ? हाँ बेटा, यही होता है फेरांटी इफेक्ट। नहीं है समझ में? बिल्कुल कोई बात नहीं, अभी समझ में आ जाएगा। पहले चलेंगे तो समझ में आएगा ना। ओके, तो ऐसा क्या होता है, किस्सा होता है। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना। भाई क्या हुआ, इसको हटा दूं मैं? ओके
भाई हम पढ़ रहे थे ट्रांसमिशन लाइन, और ट्रांसमिशन लाइन में हम लोगों ने पढ़ा कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस को, ठीक है ना। ये जो एडिशनल मैंने अभी बताया है ये बहुत यूजफुल है, ठीक है ना, बस ये बहुत ज्यादा काम आने वाला है, इसके ऊपर तो पूरी क्लास होने वाली है। ओके देखो, तो क्या हुआ सर, कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस जेड नॉट जिसकी वैल्यू अंडर रूट ऑफ जेड अपॉन वाई, ये है सर। मान लिया अगर ये इसकी वैल्यू है तो हमें पता लगा कि सर ये प्योरली रेजिस्टिव है, और ये इंपीडेंस, भाई रेजिस्टेंस का क्या मतलब है कि इंपीडेंस है किसका, ट्रांसमिशन लाइन का। क्यों, क्योंकि ये तो ट्रांसमिशन लाइन का बिहेवियर बता रहा है। भाई क्या बता रहा है, ट्रांसमिशन लाइन का बिहेवियर बता रहा है। अब ध्यान से समझना, देखो मैंने बोला यहां मेरा सोर्स है, क्या है बेटा, सोर्स है, ये Vs वोल्टेज है, यहां से करंट जा रही है Is। अब समझना, यहां तक ये सोर्स हो गया। अब इसके बाद में जो अगला इंसान पिक्चर में आता है वो कौन होता है, पूरा का पूरा ट्रांसमिशन लाइन है। ये ट्रांसमिशन लाइन है यहां से लेके यहां तक, और इस ट्रांसमिशन लाइन के खत्म होते ही यहां पे कौन लगा हुआ है, लोड लगा हुआ है। ये है आपका एक्चुअल का बिहेवियर, जिसके ऊपर वोल्टेज है मान ले V ऑफ R, और जो करंट को कंज्यूम कर रहा है मान लो I ऑफ R। कोई कंफ्यूजन है बेटा यहां तक, बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं। अब एक बात बताओ मुझे, बड़ी सिंपल सी बात है, ध्यान से समझना। भाई ट्रांसमिशन लाइन का इंपीडेंस कितना है, ट्रांसमिशन लाइन का इंपीडेंस कितना है, तो आप बोलोगे सर कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस, जो ट्रांसमिशन लाइन के पैरामीटर से आपको इंपीडेंस निकाल के देता है। सही बात है, तो ट्रांसमिशन लाइन का इंपीडेंस कितना होता है, कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस के बराबर इसका क्या होता है, इंपीडेंस होता है। अब मान लो ये ट्रांसमिशन लाइन का इंपीडेंस है, सही बात है, यहां से करंट आई, इधर आई, जब तक यहां पहुंचेगी तो यहां से लेके यहां तक तो पूरा कौन है, ट्रांसमिशन लाइन। और ट्रांसमिशन लाइन कैसी होती है, यूनिफॉर्म होती है, बिल्कुल परफेक्ट है। तो यूनिफॉर्म ट्रांसमिशन लाइन थी, जेड नोट ही आपका पूरा का पूरा इंपीडेंस था, मतलब नहर वाला सिस्टम, पूरा का वेव यहां से चलेगी, चलते 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 पहुंचेगी यहां पे। यहां आने के बाद में लाइफ में आएगा चेंज, क्योंकि यहां कौन लगा हुआ है, लोड लगा हुआ है। अब ट्रांसमिशन लाइन वोल्टेज और करंट यहां से यहां तक तो पहुंच चुके हैं। अब यहां आने के बाद वो आगे का रास्ता देखेंगे कि भाई आगे का रास्ता कैसा है। अब मान लो आगे के रास्ते पे यहां पे ये कनेक्टेड लोड अगर इस इंपीडेंस वाले, अगर कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस के बराबर लोड ही अगर यहां पे लोड में लगा हुआ है, तो ये क्या बोलेगा यहां पहुंचने के बाद में, अरे जितना लोड पीछे था उतना ही आगे है, मतलब नहर सीधी सीधी है, जितना पानी आ रहा था आगे भी वही चौड़ाई है, पूरा का पूरा पानी आगे चले जाएगा। मतलब पूरी की पूरी पावर जो आएगी वो पूरा का पूरा कौन ले जाएगा, लोड ले जाएगा। क्या हो जाएगा, कंजप्शन हो जाएगा, मतलब कोई भी पावर यहां से आने के बाद में वापस नहीं जाएगी। समझ में आई बात, समझना। तो जब अगर आपका कनेक्टेड लोड, अगर आपके कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस है, जिसको एक नया नाम दे दिया जाता है, क्या नाम दे दिया जाता है, सर्ज इंपीडेंस। नाम लोगों ने सुना है आप लोगों ने, सर्ज इंपीडेंस सुना है या नहीं सुना है, बताओ मुझे, क्या सुना है, सर्ज इंपीडेंस। अगर यहां पे कनेक्टेड लोड अगर सर्ज इंपीडेंस के बराबर है, अब सर्ज इंपीडेंस किसको बोलते हैं, सर्ज इंपीडेंस कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस को ही बोलते हैं, लेकिन ये बोलते हैं लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन के केस में। अगर इसको आप लॉसलेस बना दो तो जेड की वैल्यू क्या होती है बेटा, ये होती है सर आर प्लस जे ओमेगा एल, और ये होता है जी प्लस जे ओमेगा सी। अगर लॉस को हटा दो तो लॉस कौन कौन है, आर है और जी लॉस है, इनको हटा दिया तो जे ओमेगा से जे ओमेगा कट जाएगा, मतलब इस जेड नोट की वैल्यू बन जाएगी अंडर रूट एल अपॉन सी, और इसको बोलते हैं जेड ऑफ एस। ये होता है सर्ज इंपीडेंस। क्लियर है कि नहीं है। अगर भाई अगर आप लॉसलेस की बात नहीं करो तो आप ये बोलना कि यहां पे कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस के इंपीडेंस बराबर लगा दो तो कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा। अगर आप लॉसलेस की बात करो तो बोलना कि इसका इंपीडेंस सर्ज इंपीडेंस के बराबर होगा, तो उतना ही इंपीडेंस। मैं तो मोटी मोटी बात कर रहा हूं, क्या बोल रहा हूं कि जितना इंपीडेंस ट्रांसमिशन लाइन का है अगर उतना ही इंपीडेंस मैंने लोड पे लगा दिया तो कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं होगा, पूरी की पूरी पावर आएगी और क्या हो जाएगी, कंज्यूम हो जाएगी। अब मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं एक, बस ध्यान से समझना। देखो पावर जो होती है ना, हमारा ट्रांसफार्मर होता है, उसकी रेटिंग हम किस में देते हैं, केवीए में। हम बोलते हैं 100 केवीए का ट्रांसफार्मर है, 200 केवीए का। क्यों देते हैं, क्योंकि बेटा वहां पे जो पावर होती है ना, उसके पास वो पावर जब भेजता है तो दोनों पावर भेजता है, एक्टिव भी रिएक्टिव भी। अब दो तरह की पावर हो चुकी है, समझना भाई। यहां से जो पावर आ रही है वो पावर आ रही है केवीए वाली पावर, मतलब इसके पास में दोनों चीजें हैं, एक्टिव है रिएक्टिव है, बिल्कुल सही बात है। अब पावर हो चुकी है दो तरह की, एक हो चुका है एक्टिव पावर, एक हो चुका है रिएक्टिव पावर। अब समझना, एक्टिव पावर जो दिखाता है वो बिहेवियर दिखाता है किसका, रेजिस्टिव वाला। भाई एक्टिव पावर कौन दिखाता है, एक्टिव पावर रेजिस्टेंस। आपके घरों में जो इक्विपमेंट लगता है, आप जो पावर को कंज्यूम करते हो
जो आपकी यूनिट आती है वो वोट में आती है कि नहीं आती है? बिल्कुल। तो वो क्या है? वो पावर है जो आपके घर में कंज्यूम हो गई, आपने खर्च कर दिया, और खर्च का मतलब क्या हो गया? लॉस, और लॉस का मतलब क्या हो गया? रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस का मतलब क्या हो गया? एक्टिव पावर। मतलब लोड जिस पावर को कंज्यूम कर जाता है वो होती है एक्टिव पावर। कौन सी पावर बेटा? एक्टिव पावर। बिल्कुल परफेक्ट है। कौन सी है? एक्टिव पावर। और एक्टिव पावर जो डिपेंड करती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? किसके ऊपर डिपेंड करती है बताओ मेरे को? लोड एंगल। किसके ऊपर? लोड एंगल। अब लोड एंगल को मैं आपको डिटेल में बताता, सही बात है, लेकिन हमारे यहाँ पे यूजफुल नहीं है, ये मशीन का पोर्शन है, पावर सिस्टम का पोर्शन है, हम उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, अलग ही टॉपिक बन जाएगा अदरवाइज। सही है, ओके। तो लोड एंगल, अब लोड एंगल क्या होता है ये इतना सा आप समझ लीजिए। लोड एंगल होता है द एंगल डिफरेंस बिटवीन द सोर्स वोल्टेज एंड लोड वोल्टेज, वो कहलाता है आपका लोड का एंगल। अब यहां पे मैं आपको एक खास बात और बता देता हूं, ठीक है ना। एक बार गेट में बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा गया था। क्या क्वेश्चन पूछा गया था? आप लोग इसको सोचना और आंसर देना थोड़ी देर में मुझे। मान लो एक क्वेश्चन पूछा गया था, मैं बता देता हूं आपको कि मान लो यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस इस तरीके से लगा हुआ है, ठीक है ना। या मान लो उसने ऐसे बोल दिया था कि यहाँ पे ये पॉइंट ए है ना, और ये पॉइंट मान लो बी है, और मान लो यहाँ वोल्टेज है आपका 10 विद एंगल 30 डिग्री, है ना, और यहाँ पे उसने वोल्टेज दिया था मान लो 20, है ना, विद एंगल, ओके, 20 विद एंगल 10 डिग्री, ठीक है ना। ऐसा उसने एग्जाम्पल दे दिया था, और उसने बोल दिया था कि बताओ एक्टिव और रिएक्टिव पावर का फ्लो किधर से किधर होगा, ए से बी की तरफ, बी से ए की तरफ। सही बात है, 4 उसने क्या दे दिए थे? ऑप्शन दे दिए थे। अब इसको बैठ के सोचना और आप लोगों को आंसर पता करना चाहिए, ठीक है ना, ओके। तो इसका आंसर क्या होगा वो आप लोगों को यहाँ से पता लग जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन एक बार पूछा गया था। अब सुनो, एक्टिव पावर जो होती है, ध्यान से समझना बेटा, ध्यान से समझोगे मजा आएगा। एक्टिव पावर का मतलब होता है वो पावर जिसको हम कंज्यूम कर जाते हैं, वो पावर जो लॉस हो जाता है। किसकी वजह से लॉस होता है? रजिस्टिव की वजह से। तो बेटा जो लोड के पास में लोड ने जिसको लॉस कर दिया, लोड आया, लॉस का मतलब है कंज्यूम हो गया, तो ये पावर तो हो जाती है कंज्यूम। मतलब ये तो एक्टिव पावर का हमेशा फ्लो सिर्फ और सिर्फ सोर्स से लोड की तरफ होता है। सोर्स है पैदा करने वाला, लोड है कंज्यूम करने वाला। अब जो पावर कंज्यूम हो चुकी है, खर्च हो चुकी है, वो वापस कैसे जाएगी? जा पाएगी क्या? नहीं। तो एक्टिव पावर कभी भी लोड से सोर्स की तरफ ट्रेवल नहीं करती है। इसका ट्रेवल हमेशा और हमेशा कैसे होता है? सोर्स टू लोड, क्योंकि कंज्यूम करने वाला लोड है और जनरेट करने वाला सोर्स है। सही बात है, ओके। अब एक चीज का ध्यान रखना, एक्टिव पावर किसके ऊपर डिपेंड करता है? लोड एंगल के ऊपर। मतलब इसका जो फ्लो होता है वो होता है हायर एंगल टू लोअर एंगल, ठीक है ना। मतलब क्या हुआ? मतलब ये है कि अगर मैं इसमें बताऊं कि एक्टिव पावर का फ्लो किधर से किधर होना है, तो देखो मैग्नीट्यूड से कोई मतलब नहीं है। यहां पे वोल्टेज का मैग्नीट्यूड 10 है, यहां वोल्टेज का मैग्नीट्यूड 20 है, सही बात है। लेकिन एक्टिव पावर किधर से किधर जाएगी? हायर एंगल टू लोअर एंगल। तो यहां पे एंगल कितना है? 30 है, यहां एंगल कितना है? 10 है। मतलब एक्टिव पावर का फ्लो होगा इधर से इधर, है ना। इंटरेस्टिंग फैक्टर, क्योंकि एक्टिव पावर वोल्टेज डिफरेंस के ऊपर, कि मैग्नीट्यूड में कितना डिफरेंस है, उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। एक्टिव पावर का फ्लो लोड एंगल के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए अगर आप लोगों ने कभी भी मशीन पावर सिस्टम वगैरह में पढ़ा हो, तो यहां पे आप लिखते हो कि वोल्टेज, इस वीआर को ऐसे लिखते हो, वीआर विद एंगल 0, और इस वीएस को ऐसे लिखते हो, वीएस विद एंगल डेल, और इस डेल को बोलते हो कि ये पावर एंगल है। क्यों लिखते हो ऐसा? इसको 0 क्यों लेते हो और इसको ज्यादा क्यों लेते हो? क्योंकि आप ये दिखाते हो कि एक्टिव पावर सोर्स से लोड की तरफ आ रही है। क्लियर है ना, ओके। अब देखो अगला पैरामीटर, सर दूसरी पावर है रिएक्टिव पावर। क्यों भाई? रिएक्टिव पावर में 2 इंसान काम करते हैं, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस। क्या ये पावर कंज्यूम होती है? नहीं। क्या ये लॉस होती है? नहीं। तो क्या होता है? स्टोर रिलीज, स्टोर रिलीज, स्टोर रिलीज। होता है नहीं होता है? बिल्कुल परफेक्ट है सर, यही होता है। सही बात है कि नहीं है? बिल्कुल सही है। अगर यहां पे लोड पे लगा हुआ लोड अगर रजिस्टिव नहीं है, अगर प्योरली रजिस्टिव नहीं है, अगर वो इंडक्टिव है या कैपेसिटिव है, तो क्या करेगा? क्या करेगा वो लोड? वो रिएक्टिव पावर को मंगवाएगा, स्टोर करेगा, फिर रिलीज करेगा। अब रिलीज करेगा तो वो पावर वापस जाएगी, स्टोर करेगा तो वापस आएगी, रिलीज करेगा तो वापस जाएगी। मतलब पावर का रिफ्लेक्शन का पाया जाना किसके ऊपर डिपेंड करता है? रिएक्टिव पावर के ऊपर डिपेंड करता है। और रिएक्टिव पावर का फ्लो किसके ऊपर डिपेंड करता है? रिएक्टिव पावर का फ्लो डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड के ऊपर। किसके ऊपर? वोल्टेज के मैग्नीट्यूड के ऊपर। मान लो मैंने बोला कि यहाँ पे रिएक्टिव पावर किधर से किधर जाएगी, तो सर यहाँ पे वोल्टेज का मैग्नीट्यूड है 20, यहाँ पे वोल्टेज का मैग्नीट्यूड है कितना? 10। मतलब रिएक्टिव पावर जाएगी इधर से इधर।
समझ में आया बात? बिल्कुल। अगर यहां पे वोल्टेज का मैग्नीट्यूड 10 होता, यहां पे भी वोल्टेज का मैग्नीट्यूड 10 होता, डजंट केयर कि एंगल क्या है, तो रिएक्टिव पावर कितनी होती? इस केस में रिएक्टिव पावर हो जाती कितनी? 0। अगर यहां पे मैग्नीट्यूड 20 होता और यहां पे 10 होता तो रिएक्टिव पावर इधर से इधर जाती। सही बात है? मतलब रिएक्टिव पावर ही वो इंसान है जो सोर्स वोल्टेज और लोड वोल्टेज में डिफरेंस को मेंटेन करता है। अगर रिएक्टिव पावर सोर्स से लोड की तरफ जा रही है तो Vs ज्यादा होगा, Vr कम होगा। अगर रिएक्टिव पावर लोड से सोर्स की तरफ जा रही है तो Vr का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, Vs का मैग्नीट्यूड कम होगा। समझ में आई कहानी? बिल्कुल सही है। दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर कब हो सकता है? तो दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर तब हो सकता है जब आपके रिएक्टिव पावर का फ्लो कहां से कहां, सोर्स से लोड की तरफ रिएक्टिव पावर का फ्लो कितना हो? 0 हो। और उसी को बोलते हैं हम आइडियल कंडीशन, क्योंकि रिएक्टिव पावर का फ्लो अगर 0 है तो इसका मतलब रिफ्लेक्शन बिल्कुल भी नहीं है। पूरा का पूरा कौन कंज्यूम कर जा रहा है? लोड कंज्यूम कर जा रहा है। और लोड पूरा कंज्यूम कब करेगा? जब लोड प्योरली कैसा होगा? रेजिस्टिव होगा। और लोड का इंपीडेंस उतना होगा जितना इंपीडेंस किसका है? ट्रांसमिशन लाइन का है। तो मतलब अगर आपने यहां पे लोड लगाया और अगर उस लोड की वैल्यू आपके कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस या सर्ज इंपीडेंस के बराबर है तो कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा और Vs का मैग्नीट्यूड Vr के बराबर पाया जाएगा। ये बहुत ज्यादा क्या हो जाता है? इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। समझ में आई कहानी या नहीं आई है? बिल्कुल क्लियर है ना? देखो कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, ठीक है ना? बस आपको समझ में आनी चाहिए। बिल्कुल क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं है? चलो इसमें मैं और इंटरेस्टिंग फैक्टर डाल देता हूं आप लोगों के लिए। इसको हटा दूं थोड़ा सा, ओके? यहां पे जगह निकाल लेते हैं। देखो बेटा, तो सर एक बात तो मुझे समझ में आ गई। एक केस तो मेरा ये बन चुका है कि अगर मेरा यहां पे लगाया हुआ लोड, अगर यहां पे कनेक्टेड लोड, अगर मेरा Z ऑफ S है सर्ज इंपीडेंस, या लॉसलेस ले लो, इसको भी सर्ज इंपीडेंस कर दो। यहां वोल्टेज है V ऑफ R, अगर इतना लगा हुआ है तो केस नंबर 1 क्या बना है? देखो ध्यान से समझो बस। केस नंबर 1 क्या है ना? अगर आपका कनेक्टेड लोड कहां पे? लोड के ऊपर, तो Z ऑफ L लिख देता हूं। अगर Z ऑफ L की वैल्यू बराबर है किसके? Z ऑफ S के। अगर सर्ज इंपीडेंस यहां पे लगा हुआ है तो क्या होगा? ये प्योरली रेजिस्टिव है, बिल्कुल। जितनी पावर इधर से आएगी पूरी की पूरी पावर को कंज्यूम कर जाएगा। तो पहली बात है रिएक्टिव पावर का फ्लो 0। रिएक्टिव पावर का फ्लो 0, इसका मतलब आपका V ऑफ S का मैग्नीट्यूड V ऑफ R के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। कोई कंफ्यूजन? इसको बोलते हैं फ्लैट वोल्टेज प्रोफाइल। क्या बोलते हैं? फ्लैट वोल्टेज प्रोफाइल। मतलब दोनों जगह मैग्नीट्यूड कैसा है? बराबर है। अब अभी तक आप इसके अंदर की कहानी को नहीं समझे हो। अंदर की कहानी को समझना बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अंदर की कहानी को समझोगे और भी मजा आएगा, ठीक है ना? ओके, चलो पहले ऊपर की कहानी बता देता हूं मैं। ओके, तो केस नंबर 1 ये क्लियर है सबके? ओके, अब केस नंबर 2। हाँ, अगर यहां पे देखो दो चीजें और होती है, एक होता है लोड, एक होता है लोडिंग। हाँ, ये और क्लियर कर लो एक बार। एक होता है लोड, एक होता है लोडिंग, ठीक है ना? लोडिंग का मतलब होता है पावर और लोड का मतलब होता है इंपीडेंस, ठीक है? वर्ड क्लियर रखना। मैंने बोला कि मैंने 200 ओम का लोड लगा रखा है तो वो हो गया इंपीडेंस। मैंने बोला लोडिंग कर रखी है, लोडिंग का मतलब होता है पावर। जैसे अगर मैं इसमें लोडिंग बोलूंगा तो मैं पावर को बोलूंगा, इसको बोलते हैं सर्ज इंपीडेंस लोडिंग। तो अगर मैंने सर्ज इंपीडेंस यहां पे लगा रखा है, इंपीडेंस कितना लगा रखा है? सर्ज इंपीडेंस। तो लोडिंग कितनी है? मतलब एक्टिव पावर की बात कर रहा है। तो वोल्टेज कितना है यहां पे? VR। तो वोल्टेज का स्क्वायर डिवाइड बाई क्या होता है? इंपीडेंस होता है, ठीक है ना? Z ऑफ S। मतलब आप एक बात और बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? अगर आपका कनेक्टेड लोड, अगर यहां पे आपकी जो लोडिंग है, किसकी लोडिंग? लोड की लोडिंग। अगर आपकी जो लोडिंग है, अगर वो लोडिंग आपकी बराबर है किसके? सर्ज इंपीडेंस लोड के। अब सर्ज इंपीडेंस लोड के बराबर कब हो सकती है? सर सर्ज इंपीडेंस लोड के बराबर तो लोडिंग तब हो सकती है जब आपका यहां पे कनेक्टेड लोड सर्ज इंपीडेंस हो, मतलब इतना। अगर आप इतनी पावर को कंज्यूम कर रहे हो तो आपका केस ये वाला है, अलग कुछ नहीं है इसमें। सर्ज इंपीडेंस लोड सिर्फ मैंने पावर को लिखा है। अरे बताओ यार, ये यहाँ पे ZS कनेक्टेड है तो कितनी पावर को कंज्यूम कर रहा होगा? सर यहाँ पे वोल्टेज VR है, इंपीडेंस इतना है तो VR स्क्वायर अपॉन ZS। ये सर्ज इंपीडेंस था तो मैंने इसको सर्ज इंपीडेंस लोडिंग बोल दिया, बस बात खत्म। सही बात है ना? और कुछ अलग नहीं है, बस वही है। ओके, क्लियर है? ओके, चलो आगे चलते हैं। अब अगर मान लो केस ऐसा होता, केस नंबर 1 आपको समझ में आया होगा। 1 में अभी और भी बहुत सारी कहानियां हैं, है ना? बहुत सारी कहानियां हैं, पहले समझते हुए चलो, बस मजा आएगा। केस नंबर 2 समझना ध्यान से। केस नंबर 2, अगर कहानी में टेस्ट कुछ ऐसा होता, क्या इंटरेस्टिंग होता? अगर मान लो लोड के ऊपर कनेक्टेड लोड
अगर सर्ज इंपीडेंस लोड जो लगा हुआ है, उस सर्ज इंपीडेंस लोड से अगर इसकी वैल्यू कम होती, मतलब यहाँ पे जो लोड है ना वो आपने और भी ज़्यादा लगा दिया, समझ रहे हो, आपने लोड ज़्यादा लगा दिया, तो सर्ज इंपीडेंस से ज़्यादा अगर आप लोगों ने लोड लगा दिया होता तो इसका मतलब क्या होता, देखो अगर आपका भाई लोडिंग आपकी क्या है, लोडिंग है VR² अपॉन ZL, और सर्ज इंपीडेंस लोडिंग क्या है, VR² अपॉन ZS, सर्ज इंपीडेंस, सही है ना। अगर आपने इस Z ऑफ L की वैल्यू को बढ़ा दिया, ZS से बढ़ा दिया, पहले तो बराबर थी तो बिहेवियर ऐसा था फ्लैट वोल्टेज, अगर यहाँ पे लोड आपने इस सर्ज इंपीडेंस से ज़्यादा लगा दिया, ट्रांसमिशन लाइन के लोड से ज़्यादा लोड आपने लगा दिया, तो जैसे ही इसकी वैल्यू बढ़ेगी, अगर आप लोडिंग के टर्म्स में लिखोगे तो क्या लिखोगे कि आपकी जो लोडिंग है वो कम हो गई है सर्ज इंपीडेंस लोड से। अब इसमें बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज। अब कंफ्यूज क्यों होते हैं इस चीज को आप समझिए। एक बात बताओ, ZL की वैल्यू ज्यादा होना इसका क्या मतलब है, लोड का इंक्रीज हो जाना या लोड का डिक्रीज होना, ये पहले मुझे आप बताओ। ZL की वैल्यू ज्यादा होना इसका मतलब क्या है, लोड का बढ़ जाना या लोड का घट जाना, क्या बोलोगे, लोड का बढ़ जाना, नहीं उल्टा है, लोड का घट जाना। क्यों बेटा, देखो भाई प्रैक्टिकल लाइफ में हमारे लोड कैसे लगे होते हैं, पैरेलल। अब पैरेलल की एक खास बात है, मान लो ये रेजिस्टेंस है यहाँ पे R, तो R इक्विवेलेंट कितना हुआ, R के बराबर हो गया। अगर मैंने एक और लगा दिया तो अब R इक्विवेलेंट कितना हो गया, R/2। एक और लगा दिया तो अब कितना हो गया R इक्विवेलेंट, R/3। मतलब जैसे जैसे लोड बढ़ता है ना, इंपीडेंस की वैल्यू कम होती जाती है। अब यहां मैंने इंपीडेंस की वैल्यू को ज्यादा कर दिया है, तो इसका मतलब क्या है, ज्यादा कैसे करोगे, मतलब आपका लोड क्या हो गया है, हट गया है, लोड क्या हो गया है, कम हो गया है, सही बात है। तो ये वर्डिंग आप लोगों को ज्यादा परफेक्ट समझ में आएगी, इसको कम समझो, इसको ज्यादा समझो। लोडिंग कम हो गई है, लोडिंग कम हो गई है, मतलब कम पावर का कंजप्शन है, अब लोड कम हो गया है आपका, सही बात है नहीं है। इंपीडेंस का बढ़ जाना मतलब लोड का कम हो जाना, लोडिंग का कम हो जाना। अगर आपकी लोडिंग कम है और सर्ज इंपीडेंस लोड ज्यादा था तो क्या होगा, यहां से तो पावर ज्यादा आई लेकिन आपने उतना कंज्यूम ही नहीं किया, आपने उतना कंज्यूम किया ही नहीं, तो क्या होगा, पावर यहां आएगी और यहां से रिफ्लेक्ट होके वापस चले जाएगी। समझ में आई कहानी, पावर यहां पे आएगी, भाई इसका तो ज्यादा था, यहां से आई अच्छी खासी, सही बात है। अब इसका भाई कहानी क्या हो गया, कहानी क्या हो गई, भाई यहां से चौड़ी नहर थी, रास्ता बड़ा था, यहां आके छोटा हो गया, क्या होगा, पानी टकरा के वापस चले जाएगा, उतना कंजप्शन है ही नहीं, सही बात है, क्लियर है कि नहीं है, बिल्कुल सही बात है। तो इसमें आएगा रिफ्लेक्शन, इधर से टकरा के पावर जाएगी इधर, मतलब इसका वोल्टेज होगा ज्यादा, इसका वोल्टेज होगा कम, मतलब क्या होगा, इसमें VR का मैग्नीट्यूड ज्यादा हो जाएगा और VS का मैग्नीट्यूड कम रहेगा। इसको बोलते हैं हम फेरांटी, क्या बोलते हैं, फेरांटी इफेक्ट बोलते हैं इसको, सही है ना। अब अभी तक तो मैं सिर्फ एक तरीके से बता रहा हूं, इसको मैं 3 तरीके से बताऊंगा और तीनों इंटरेस्टिंग लगेंगे आपको और तीनों में अलग अलग चीजें आपको जानने को मिलेगी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सही बात है कि नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब समझिए क्या मतलब समझ में आया कि लोडिंग अगर कम हो गई, सर्ज इंपीडेंस से लोड अगर आपका कम है तो पावर टकरा के वापस जाएगी और बहुत सारी जाएगी, सही बात है। तो इसका मतलब ये तो क्या हुआ, खराब है। ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, हम कभी भी हमारी लाइफ में फेरांटी इफेक्ट नहीं लाने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। केस नंबर तीसरा, केस नंबर तीसरा क्या हो सकता है कि अगर मान लो मेरे Z ऑफ L की वैल्यू कम है Z ऑफ S से, तो इसका मतलब क्या हुआ, Z ऑफ L की वैल्यू कम हो रही है, इंपीडेंस कम हो रहा है, मतलब लोड बढ़ रहा है, मतलब लोड बढ़ रहा है। अगर आपका लोड बहुत ज्यादा बढ़ गया तो इसका मतलब, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि आपकी लोडिंग जो है वो सर्ज इंपीडेंस लोड से भी ज्यादा है, तो मतलब कितना भी भेज दो, ये जो ला रहा है ना उससे ज्यादा कंजप्शन है यहाँ पे, तो ये तो क्या बोलेगा, भाई जितना आ रहा है ना मुझे तो उससे भी ज्यादा चाहिए, तो ये बोलेगा और ला और ला और ला, तो ये क्या करेगा, मंगवाएगा, सही बात है। ये तो क्या बोल रहा था कि जितना आ रहा था उससे कम कंजप्शन था, तो ये बोल रहा था वापस जा भाई, मेरा वो जरूरत नहीं है, ये बोलेगा और ला, लोड ज्यादा लगा हुआ है, सही बात है। तो इस केस में क्या होगा, ये पावर इधर से इधर मंगाएगा, रिएक्टिव पावर का फ्लो इधर से इधर होगा, तो इस केस में VS की वैल्यू जो रहेगी वो ज्यादा रहेगी, VR की वैल्यू कम रहेगी। ये होता है आपका प्रैक्टिकल लाइफ का केस, ये प्रैक्टिकल लाइफ का केस है, समझ रहे हो। तो प्रैक्टिकल में हम जीते हैं ऐसे, आइडियल होता है हमारा ये, और ये सबसे वर्स्ट केस होता है, ये हम कभी भी नहीं चाहते हैं, समझ में हुआ। हम हमेशा हमारे सिस्टम को आइडियल बनाने की कोशिश करते हैं, प्रैक्टिकल ये होता है, और इन दोनों में हम डिफरेंस को मिनिमम करने की कोशिश करते हैं ताकि हम आइडियल के आसपास रहे। समझ में आई कहानी, ओके। अब जिन बच्चों ने इसमें से निचोड़ निकाल लिया,
बहुत अच्छी बात है। जो बच्चे इसमें से ज़्यादातर निचोड़ नहीं निकाल पाए, सही बात है, टेंशन मत लो, इसको मैं दो और तरीके से बताऊंगा। अभी तो आप लोगों ने ऊपर ऊपर से देखा है, अभी तो मैंने ट्रांसमिशन लाइन के अंदर तो हाथ डाला ही नहीं है, समझ लो। सर्ज इंपिडेंस क्या था भाई, कैरेक्टरिस्टिक आर एल जी और सी के ऊपर डिपेंड था, तो मैंने इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस की तो बात ही नहीं की। अभी बात की है क्या, नहीं की है। तो ये तीनों केस जो इस तरीके से आ रहे हैं ना, वोल्टेज का बढ़ना और घटना, ये ट्रांसमिशन लाइन के इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस डिसाइड करते हैं, सही है। तो ये कहानी मैं बताऊंगा आपको अगली क्लास में, वहां से आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि अगर ये प्रॉब्लम आएगी तो उसको दूर कैसे करेंगे, ये प्रॉब्लम आएगी तो उसको दूर कैसे करेंगे, और हम आइडियल केस को अचीव कैसे करेंगे, वहां पे आपको ये भी समझ में आ जाएगा। तो फैक्टर बनेगा इंटरेस्टिंग, क्लियर है ना। तो मिलते हैं अगली क्लास में। अब यहां से आपको एक बात और समझ में आई होगी कि ट्रांसमिशन लाइन की वेव के साथ में भी ऐसा होता है, इंसिडेंस होता है, रिफ्लेक्शन होता है, ट्रांसमिशन होता है। मतलब आपका एक टॉपिक और आने वाला है, और वो टॉपिक जब ये खत्म हो जाएगा उसके बाद आपका एक और टॉपिक आएगा कि जब आपकी वेव फॉर्म आती है तो वो इंपेडेंस के ऊपर किस तरीके से डिपेंड करती है कि कितनी वेव आगे जाएगी, कितनी रिफ्लेक्ट होगी, कितनी ट्रांसमिट होगी, वो सारी चीजें। वो मैंने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में भी बताया था, सेम बिहेवियर आपका यहाँ भी आएगा, विद कैलकुलेशन आपको यहाँ भी समझ में आ जाएगी कहानी, ठीक है ना। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया, सब्बा खैर, थैंक यू वेरी मच। और इसी जोश के साथ और उम्मीद के साथ में पढ़ते रहिए, ठीक है ना। नए नए फैक्टर्स और नई नई चीज़ें मैं आप लोगों के सामने लाता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।